कभी जी रहा हूँ, कभी मर रहा हूँ, मुझे ना पता मैं क्या कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रीड विथ रामराज। स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं साइंस, जो कि विज्ञान के अंतर्गत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में भौतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम आज उसके महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, जो कि स्टेट एग्जाम या कोई केंद्र का एग्जाम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गोल डिस्क का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या आर है, किसी व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण आई ज्ञात करना है। तो क्या होगा? तो चूंकि जड़त्व आघूर्ण आई होता है, परंतु गोल डिस्क का व्यास के परितः बताना है। व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण को आई से लिखते हैं। तो आई बराबर कैपिटल एम इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर बटे 4 होता है। यही जड़त्व आघूर्ण है गोल डिस्क के लिए। एक हाथ में 2 है, जहां कैपिटल एम बराबर द्रव्यमान और कैपिटल आर बराबर त्रिज्या और आई इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दिया है, यदि सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच कोण थीटा हो, तब बी वेक्टर इंटू क्रॉस एक वेक्टर ब्रैकेट इंटू ए वेक्टर का मान क्या होगा। तो चूंकि ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, ये है ए और ये है बी, तो इसका जो सीधा होगा ये इस पर लंब होगा। ये है, इसको हम बी क्रॉस एक वेक्टर के रूप में हम मानते हैं। तो बी क्रॉस ए की दिशा की बात करें तो बी ए और बी के लंबवत होंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत, ये लंबवत होता है 90 अंश पे होगा। अगर बी क्रॉस एक क्रॉस के ऊपर वेक्टर बराबर, इसको हम बी क्रॉस एक ऊपर वेक्टर लगाते जाएं, तो इसको हम निरपेक्ष मान के अंदर लें इंटू ए इंटू कॉस 90 अंश, इसको भी निरपेक्ष मान में। तो जब इसको हल करेंगे तो बी इंटू ए होके, चूंकि cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये सभी इंटू में है तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात 0। इसका जो उत्तर हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दिया है 53I-125 का अर्ध आयु 60 दिन है। 180 दिन बाद उपस्थित रेडियो एक्टिवता का प्रतिशत क्या होगा? तो चूंकि कैपिटल एन बराबर एन नॉट 1/2 ब्रैकेट के ऊपर घात एन होता है, और क्योंकि n इक्वल टू n की बात करें जाए तो n इक्वल टू होता है t कैपिटल T अपान T हाफ 30 अर्ध आयु आधा। तो क्योंकि n निकालना हो तो n इसी से निकालेंगे हम। तो t जो टाइम है 180 दिन है पूरा, t हाफ अर्ध आयु 60 दिन दिया है, आधी आयु टी हाफ को अर्ध आयु बोलते हैं। टी अर्थात आवर्तकाल पूरा समय 180 दिन है, अर्ध आयु 60 दिन है, तो 60 यहाँ रखेंगे। इसको काटेंगे तो 6 18 बार जाएगा, तो यन का मान आ जाएगा 3। अब इसी यन को यहाँ रखेंगे, यन इक्वल टू यन नॉट 1/2 इंटू यन से, पहले यन बराबर हो जाएगा यन नॉट, ये हो जाएगा यन नॉट 1/2 की घात 3 हो जाएगा, यन बराबर यन नॉट 1/, ये है 2, 2 की घात में 3 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा यन नॉट 1/, इंटू 1/8 हो जाएगा, 2 का 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। और इसका परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई 100/8। तो आगे जब हल करेंगे इसको तो ये आएगा 12 क्योंकि 8 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे तो 2 बचेगा, तो 12 बार गया तो दशमलव लगाएंगे, और 2 बचा है तो 0 लेंगे, तो 20 बन गया, 12 का नंबर 12। फिर क्या बचा? अब बचा है 8, एक 0 लेंगे, 12 6 72, ऐसे परसेंट मिलेगा। इसको आगे हल करके या लगभग इसको हम 12.5% लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दिया है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है? तो चूंकि किसी तो द्रव्यमान युक्त अर्थात द्रव्यमान होना चाहिए, उसमें कुछ वजन होना चाहिए, तो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल को F से लिखते हैं, होता है कैपिटल G m1 m2 अपान r²। और इसका जहां m1 m2 दोनों पिंडों का द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान है, और r उनके बीच की दूरी है, बीच की दूरी। तो कैपिटल G की बात करें तो कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक मतलब सभी जगह गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कर्षण नियतांक होगा। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को G से लिखते ही हैं, तो G बराबर इसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, अर्थात किलोग्राम का स्क्वायर प्रति, अर्थात बटे में। तो यह इसका G का
मान है, इसको याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। और इसका जो सही उत्तर होगा किसी दो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच आकर्षण बल लगेगा, तो इसका मान ये होता है। तो इसका उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है, पूछा जा रहा है, 3 एक समान 60 वाट के बल्बों को श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है, तो उनके द्वारा ली गई शक्ति है। तो चूंकि श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में शक्ति की बात करें तो ली गई श्रेणी क्रम में शक्ति ज्ञात करें। यदि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े तो कुल शक्ति, जोड़े तो कुल शक्ति 1/P बराबर, श्रेणी क्रम में ऐसे लिखते हैं बटे में, वो भी शक्ति की बात हो रही है, बाकी प्रतिरोध का नहीं, ये है शक्ति, पावर। तो 1/P बराबर 1/P1, 3 है 60 वाट की, तो P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। तो अब हम 1/P करेंगे और सभी का मान रखेंगे। 1/P1 की जगह पे 60 वाट, क्योंकि 3 बार बोला गया 60 वाट, तो प्लस 1/, फिर P2 भी 60 वाट प्लस 1/P3, तो ये भी 60, तो 1/P बराबर हो जाएगा, इसका हम लासा लेंगे तो 60 आएगा। और क्योंकि 60 से हम पहले वाले को भाग देंगे, 60 से एक बार जाएगा, एक का नाम 1 हो जाएगा ऊपर, प्लस फिर 60 से देंगे तो एक बार जाएगा और एक का नाम 1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर वैसे होगा, 60 से भाग देंगे 1 आएगा, एक का नाम 1 होगा। तो 1/P बराबर 1 2 3, अर्थात 3 ऊपर बटे 60 नीचे। इसको जब काटेंगे 3 का नाम 3, 3 दूना 6, अर्थात 1/P बराबर हो जाएगा 1/20। जब इसको ये बटे में है 1/P 1/20, तो 20 बटे में है, P बटे में। जब इसको हम ऐसे पलटेंगे तो ये इसका P ऐसे हो जाएगा, नीचे 1 चला जाएगा और नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो इसको हम, ये होगा तो बराबर में है वो भी, तो वो भी पलटेगा, तो ये हो जाएगा 20 वाट। यही इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें पूछा जा रहा है 10 ओम एवं 30 ओम ये दो प्रतिरोध हैं, किसी परिपथ में समांतर जुड़े हैं, परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? क्योंकि प्रतिरोध को हम कैपिटल R से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं और समांतर क्रम में, और यहाँ समांतर जुड़े हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोध को सूत्र 1/R बराबर 1/R1, 2 ओम, 2 दिए हैं, 2 मान 10 ओम और 30 ओम, तो R1 प्लस 1/R2 तक लिखेंगे। तो इसको हम आगे जब सिंपलीफाई करेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1, R1 का हम 10 ओम रख देंगे, प्लस R2 का मान 1/30 हो जाएगा, तो R2 का मान रख दिए 30। जब इसका लासा लेंगे तो चूंकि लासा जो बड़ी वाली संख्या अगर जो दो मान दिए हैं, तो छोटी वाली अगर संख्या पूरी दूसरे संख्या को काट दे रही है बड़ी वाली को, तो यही बड़ी वाली लासा हो जाती है। तो चलो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा
लासा 30। जब इसको हम पहले वाले हर को लासा से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, उसी 3 को हम अंश में पहले वाले से गुणा कर देंगे तो 3 एक नम 3 हो जाएगा प्लस। अब दूसरे वाले को हम लासा जो 30 आया उससे भाग देंगे तो 30 एक नम 30 जाएगा, और एक पहले से है ऊपर अंश में और एक आया है, एक एक नम 1 हो जाएगा। तो 1/r इसमें बराबर लगा है, 1/r बराबर हो जाएगा 3 एक 4 बटा 30। जब इसको पलटेंगे तो 1/r r बराबर 30 ऊपर और 4 नीचे। जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो r इज इक्वल टू 3, तो 4 को पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 7 28, बचेगा 2, तो 0 लेके हम और इधर दशमलव लेंगे, उधर 0 लेके 20 बन जाएगा और 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। यही इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसको हम ओम से लिखते हैं। चाहे इसको लिख दें चाहे ये चिन्ह लगाए, एक ही लगाना है। ये ओम का चिन्ह है। यह इसका राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया है वैद्युत क्षेत्र ई में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो इसका हम देखें तो चूंकि टाउ, यह टाउ जो होता है ये भी सदिश होता है, बराबर होता है ई, जिसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, इसका वेक्टर क्रॉस पी जो कि आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण, इसका भी वेक्टर अर्थात सदिश होता है। यही इसका राइट आंसर होगा ये मान। जहां ये टाउ है, टाउ बोलते हैं इसको, और ई को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बोलते हैं। क्षेत्र की तीव्रता कितना तीव्र है अर्थात, तो इसको हम अगला, और पी को हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितना होता है। ये अवरक्त चूंकि अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है, इंफ्रारेड अवरक्त या इंफ्रारेड क्षेत्र में पाया जाता है, जिसकी रेंज अर्थात परास 7,000 एंगस्ट्रॉम या 0.77 माइक्रोमीटर से कितना या 400 माइक्रोमीटर तक होती है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है।
हिस्सा जिसमें अवरक्त दृश्य एवं सूक्ष्म तरंगें शामिल हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूछ रहा है किसी सरल आवर्त गति का आयाम a है तथा आवर्तकाल t दिया हुआ है, तो अधिकतम तात्कालिक वेग ज्ञात करना है Vmax। तो चूंकि सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM में अधिकतम वेग, जिसको Vmax बोलेंगे, बराबर होता है ए आयाम इंटू एंगुलर मोमेंटम अर्थात कोणीय वेग ओमेगा। आगे इसको हम हल करेंगे तो Vmax बराबर हो जाएगा ए इंटू ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। ओमेगा को, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है, तो ए इंटू ओमेगा की जगह पर रख देंगे 2 पाई बाई टी, अर्थात Vmax बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू ए अपॉन टी। यह इसका राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दिया है ग्रही चाल के संदर्भ में केपलर के नियम के अनुसार क्या संबंध होगा। तो चूंकि हमें पता है केपलर के नियम से ग्रह की क्षेत्रीय चाल जो होती है वो नियत होती है, और केपलर के नियम के अनुसार सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका संबंध जो होता है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r घात क्यूब। यह इसका सही संबंध है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया है प्रकाश में ध्रुवण की घटना किस तरंगों के अंतर्गत होती है, अर्थात तरंगे मेनली दो तरीके के, जैसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो जो प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है वो अनुप्रस्थ में होती है, अनुप्रस्थ तरंगों में। क्योंकि इसके ग्राफ की बात की जाए तो जो अनुप्रस्थ होता है इसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं। यह है श्रृंग, यह है गर्त, परंतु अनुदैर्घ्य में नहीं। क्योंकि अनुदैर्घ्य की बात करें तो इसमें संपीड़न और बेलन होता है। संपीड़न और बेलन होता है। इसके चित्र की बात की जाए तो ऐसे बार कोड की तरह होता है संपीड़न। यह है संपीड़न। ये फिर हो जाएगा संपीड़न, ये बीच में बेलन था, ये संपीड़न चल रहा है, तो फिर बेलन हो जाएगा। ऐसे होते हैं। यह फिर ये जो दोनों है ये बेलन है, और ये संपीड़न।
ये संपीड़न है, ये दोनों संपीड़न। मान लीजिए जो प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है, अर्थात जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, ना कि अंधेर। अंधेर ये नहीं होता है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो फिर अंधेर का एग्जाम्पल क्या होगा? तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, वो अंधेर तरंगों, क्योंकि ऊपर नीचे ये कंपन नहीं करती, ये क्षैतिज में जाती हुई एक दूसरे का ठेलते हुए आगे बढ़ती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, देखते हैं क्या है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर किस पर करता है? तो सरल लोलक, क्योंकि सरल लोलक का आवर्तकाल जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन जी। तो जो टी है वो डायरेक्ट बराबर में है रूट यल पर, और 2 पाई तो कांस्टेंट होते हैं, तो ये सीधा, तो जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल होता है उसके प्रभावकारी लंबाई के वर्ग की, जो आवर्तकाल होता है वो प्रभावकारी लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अर्थात बराबर अनुक्रमानुपाती, इसको हम सीधा अनुक्रमानुपाती ही लगा देते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होती है? तो चूंकि जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 5000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यह है दृश्य प्रकाश जो देखने वाली होती है, वो तरंगदैर्घ्य इतना होता है। और यदि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है बैगनी रंग से, रंग की तरंगदैर्घ्य, अर्थात ये मिनिमम होता है, न्यूनतम, ये मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य है रेड का, बैगनी के मिनिमम, अर्थात तरंगदैर्घ्य कम होता है, और इसका लाल का अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं हम, लाल की ज्यादा और बैगनी रंग की कम। यदि हम दृश्य का तरंगदैर्घ्य लैम्डा भी और एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा एक्स और सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम
जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा वो सूक्ष्म तरंग अर्थात लैम्डा एम बड़ा होगा लैम्डा भी से, और लैम्डा भी ज़्यादा होगा अर्थात दृश्य वाले से, दृश्य वाला ज़्यादा होगा एक्स किरणों से। तो एक्स किरण सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होगी। ये इसका उत्तर हो सकता है। ये भी लगा सकते हैं आप और ये भी बता सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विभिन्न एग्जामों में। चलिए आज का हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्या दिया है। एक वस्तु जिसका हवा में भार 10 न्यूटन है, जब किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो इसका भार 8 न्यूटन हो जाता है। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि एक वस्तु जिसका हवा में भार पहले 10 न्यूटन है, जब किसी द्रव में पूरा डुबा जाता है, जब डुबा देते हैं तो उसका भार 8 न्यूटन हो जाता है। तो एक सूत्र होता है आभासी भार। आभासी भार अर्थात जो डुबाया गया हो, आभासी भार बराबर होता है वास्तविक भार। वास्तविक भार हो गया माइनस हटाया गया भार। हटाया गया भार हमको हटाया गया भार ज्ञात करना है, क्योंकि 10 था उसमें 8 डुबाया गया है, तो इसका जो डुबाया गया भार होगा फिर 8 है, तो इसका हटाया गया भार है वही ज्ञात करना है। तो इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको हम ले आते हैं। तो हटाया गया, तो इसलिए हटाया गया भार जो होगा वो वास्तविक भार में से माइनस आभासी भार हो जाएगा। आभासी भार तो हटाया गया भार फिर बराबर होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो वास्तविक भार जो दिया है वो है 10 न्यूटन माइनस आभासी भार जो है 8 न्यूटन है। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 2 8 जाएगा तो 2 न्यूटन होगा। यह इसका हटाया गया भार है। भार बराबर हटाया गया भार बराबर हो जाएगा 8 न्यूटन। यही आंसर है इसका, क्योंकि पूछा है एक वस्तु जिसका हवा में भार 10 न्यूटन है, जब किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो इसका भार 8 न्यूटन हो जाता है। तो यही तो है जो हटाया गया भार है। तो चलिए, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना